The value of a life is the value of a life is the value of a life. मैंने नोटिस किया है कि जब भी किसी पाकिस्तानी एक्टर को किसी हॉलीवुड फिल्म या शो में कास्ट किया जाता है तो उसके बारे में बातें तो बड़ी की जाती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, सेलिब्रेट भी किया जाता है, सब कुछ किया जाता है माँ सिवा उस परफॉर्मेंस को देखने के। अब ऐसा क्यों होता है, इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट जवाब तो नहीं दिया जा सकता। हर बार कोई अलग ही वजह देखने में आती है, कुछ इन एक्टर्स की मोहब्बत में, कुछ अपने पागलपन में। मैंने ये सारी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, जी हाँ सारी। नीडलेस टू से कि जितने घंटे मैंने इस सारे मटेरियल को कंज्यूम करने में खर्च कर दिए हैं, उतना मैं कभी इस वीडियो से कमा पाऊंगा भी या नहीं, ये अपने आप में एक सवाल है। याद रहे कि इस वीडियो में हम उन एक्सपैट्स पाकिस्तानियों की बात नहीं करेंगे जो दरअसल फुल टाइम हॉलीवुड एक्टर्स हैं, लेकिन उनके माँ बाप पाकिस्तानी हैं, उनकी लीनिएज पाकिस्तानी है, इसलिए उनका नाम पाकिस्तान से जुड़ा जाता है। फरहान ताहिर जैसे एक्टर्स भी इस लिस्ट में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने भी सारी जिंदगी हॉलीवुड में ही काम किया है। पाकिस्तान में अभी कुछ ही अरसा हुआ है उन्हें काम शुरू किए हुए। इट्स टू अर्ली टू इंक्लूड हिम इन द लिस्ट। तो ख़वातीन और हज़रात, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। वी आर हेडिंग इनटू इंटरनेशनल वाटर्स। Number 10, अदनान सिद्दीकी, साजिद हसन एंड असफर अली इन माइटी हार्ट। काफी पुरानी बात है जब एक अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल को कराची में अगवा कर लिया गया था और उन्हें ढूंढने के लिए पाकिस्तानी और अमेरिकी हुकूमत की तरफ से हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन की गई थी। एंजेलिना जोली डैनियल पर्ल की बीवी मैरियन पर्ल का कैरेक्टर कर रही हैं, जो उस वक्त कराची में अपने शोहर के साथ मौजूद थी। उन्होंने ही पुलिस को अपने शोहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और इन्वेस्टिगेशन का अहम हिस्सा थी। ये फिल्म उसी इन्वेस्टिगेशन की कहानी है। अदनान सिद्दीकी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हैं। इस फिल्म में उनके सबसे ज्यादा सीन्स इंडियन एक्टर इरफान खान के साथ हैं, जो एसएसपी सीआईडी जावेद हबीब का कैरेक्टर कर रहे हैं। I am SSP CID. His दोस्त am I. Hello. जहां तक अदनान सिद्दीकी की परफॉर्मेंस की बात है तो परफॉर्म करने का मौका ही नहीं दिया गया उन्हें। न सिर्फ ये कि उन्हें स्क्रीन पर इमोट करना अलाउ नहीं किया गया, कैमरा को भी इजाजत नहीं दी गई कि वो उन पर उतनी देर ठहर ही जाए कि वो एक्टिंग कर सकें, इतनी देर के लिए ठहर जाए कि हम उन्हें ठीक से देख ही लें। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल शूटिंग है इस फिल्म की, कैमरा मुस्तकिल मूव करता है, लेकिन जब सीन की कहानी की जरूरत होती है तो किसी कैरेक्टर पर ठहरता भी है, लेकिन हराम हो जो किसी पाकिस्तानी एक्टर पर ठहर जाए इस फिल्म का कैमरा। इन्वेस्टिगेशन के सारे मीटी और ड्रामेटिक मोमेंट्स इरफान खान से करवाए गए हैं। अरे हमारे पास वक्त नहीं है। मैं CID चीफ जावेद हबीब हूँ। पता है क्यों क्या करना है मुझे? अदनान शुरू से आखिर तक फिल्म में मौजूद तो हैं, स्क्रीन टाइम अच्छा खासा है उनका, लेकिन ऐसे स्क्रीन टाइम का मेरी नजर में कुछ हासिल हुसूल नहीं है। बंद कर दिया वाला गेट भी। Does it say? Says that Danny is suspected of being a Mossad agent and of having relation with India's intelligence agency. साजिद हसन फिल्म के लास्ट एक्ट में कुछ देर के लिए नजर आते हैं। वो भी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है, लेकिन उनके कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस, उनकी एक्सपर्टीज कुछ रजिस्टर नहीं होता, कैरेक्टर का नाम तक रजिस्टर नहीं होता। असफर अली जो फिल्म के फर्स्ट एक्ट में नजर आते हैं, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी उनके लिए रही ये डील। फिल्म के शुरू में कराची के एक घर में डिनर पार्टी का सीक्वेंस दिखाया गया है। असफर अली उस दावत का हिस्सा है। इस डिनर पार्टी में वो सबको छेड़ रहे हैं, एंजेलिना जोली हो या कोई भी हो, सबसे फ्री हो रहे हैं, बेसिकली मजे कर रहे हैं। और अगले दिन जब फिल्म सीरियस होती है तो उनका कैरेक्टर गायब हो जाता है। टेक्निकली उनके कैरेक्टर को आगे कम से कम कुछ और सीन्स के लिए तो होना चाहिए था, बहुत अब्रप्टली गायब हो जाते हैं वो। लेकिन आगे ये फिल्म पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ जो करती है, मेरा ख्याल है अच्छा ही हुआ वो आगे नहीं थे। नंबर 9, मीशा शफी इन द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। वैसे तो इस फिल्म में मीशा शफी की काफी बेसिक सी परफॉर्मेंस है। वो रिज अहमद की यानी कि हीरो की बहन बीना खान का कैरेक्टर कर रही हैं। कैरेक्टर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम उनके चेहरे पर कैमरा ठहरता तो है। उनके अलग सीन्स हैं जहां उन पर फोकस है, शुरू से आखिर तक फिल्म में मौजूद हैं। जब जहां उनके कैरेक्टर का होना बनता है वो वहां नजर आती हैं, गायब नहीं हो जाती। All I want is a loft in Soho, weekend in the Hamptons, and a pair of big fake American boobs. फिल्म में शबाना आजमी, ओम पुरी और चंद्रचूर सिंह जैसे इंडियन एक्टर्स मौजूद हैं। फिल्म जिस तरह इन लेजेंड्स को ट्रीट करती है, मीशा शफी को भी सेम ही ट्रीटमेंट दी गई है, कोई भेदभाव नहीं है। इस फिल्म में एक गाना है बिजली आए या ना आए, जो मीशा शफी ने गाया है। ऐसा लगता है कि ये गाना ही उनका असल फोकस था और कैरेक्टर उन्होंने यूं ही ताल्लुकात बनाने के लिए कर लिया है। अरे देखो दुल्हे मियां आ गए।
मीरा नायर इस फिल्म की डायरेक्टर हैं। मोहसिन हामिद के इसी नाम के अंग्रेजी नॉवल पर बेस्ड है ये फिल्म। कौन जालिम नहीं चाहेगा इन लोगों का नाम अपनी एक्टिंग सीवी पर होना। मजे की बात है कि इस फिल्म में 2-3 जगह पाकिस्तानी सिंगर अली सेठी भी नजर आते हैं। जूनियर आर्टिस्ट वाली एक्स्ट्रा वाली अपीयरेंस है उनकी। उन्होंने भी एक गाना गाया है इस फिल्म में। दिल जलाने की बात करते हो। उन्होंने भी ताल्लुकात बनाने के लिए ही की होगी ये अपीयरेंस, और तो कोई रीजन समझ में नहीं आता। एक और पाकिस्तानी एक्टर हैं सोनिया जहां, जो इस फिल्म में बहुत ही मुख्तसर से कैरेक्टर में नजर आती हैं। मेरा ख्याल है सोनिया जहां उस वक्त वहीं इंडिया में मौजूद होंगी, इसलिए कास्ट कर लिया गया होगा उन्हें, वरना इतने कम स्क्रीन टाइम के लिए उन्हें पाकिस्तान से भुलाने से तो रही प्रोडक्शन। उन्होंने तो कोई गाना भी नहीं गाया। नंबर 8, सज्जल अली इन व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। सज्जल अली इस फिल्म में एक पाकिस्तानी लड़की मैमूना का कैरेक्टर कर रही हैं जो लाहौर में रहती है और अपने माँ बाप की खुशी के लिए एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़के कासिम से अरेंज मैरिज करके उसके साथ लंदन जाने पर राजी हो जाती है। How do you feel about possibly moving to London? She's fine with it. सज्जल जितनी अच्छी एक्टर हैं, ये कैरेक्टर उनके लिए उतनी ही फजूल चॉइस थी। ना इस कैरेक्टर में उनके लिए कोई परफॉर्मेंस मार्जिन था, ना इस कैरेक्टर की कोई इज्जत है इस कहानी में। मैमूना का कैरेक्टर कम प्लॉट डिवाइस ज्यादा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सज्जल अच्छी तरह जानती थी कि मैमूना एक मीसनी सेल्फिश लड़की का कैरेक्टर है। ये उनकी हीरोइन वाली इमेज के लिए ठीक नहीं है। More modern, living in London and all, you know. But I mean, hello. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये फिल्म सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो हॉलीवुड के शहीदों में अपना नाम लिखवाना चाहती थी। शायद यही वजह है कि उन्होंने मॉरली एम्बिगुअस मैमूना को ऐसे प्ले किया है जैसे वो कोई बहुत ही बेचारी मजलूम जमाने की मारी हो। If my parents are comfortable with their decision, I'm okay with it. More modern, living in London and all, you know. But I mean, hello. मैं तो यही कहूंगा कि सज्जल को नहीं करनी चाहिए थी ये फिल्म, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी स्टारडम की अपनी लिमिटेशंस हैं। हो सकता है उन्हें बहुत जरूरी लगा हो ऐसे प्रोजेक्ट का अपने पोर्टफोलियो में होना। शेखर कपूर इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, हो सकता है उनके साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया हो सज्जल ने। स्क्रीन टाइम बहुत कम है उनके कैरेक्टर का, और जो गिने चुने सीन्स हैं उनमें बहुत ही बेसिक सा काम है। कुछ नया, कुछ अलग नहीं करवाया सज्जल से। कुछ मिस नहीं करेंगे अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे आप। फिल्म का सारा फोकस काजिम की बचपन की गोरी दोस्त जोए पर है, जो काजिम को पसंद करती है लेकिन कहने से डरती है क्योंकि वो जानती है काजिम की फैमिली कभी एक गोरी और गैर मुस्लिम बहू एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन फिल्म की ट्रीटमेंट चिक फ्लिक वाली है। ऐसा कुछ गहरा हो नहीं रहा जिस पर ज्यादा बात की जा सके। और फिर जब हमारी चिक ही इस फ्लिक की सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है तो फिर हम क्यों ज्यादा बात करें। नंबर 7, महविश हयात, फवाद खान, समीना अहमद एंड निम्रा बुच्चा इन मिस मार्वल। मिस मार्वल अमेरिका में रहने वाली एक पाकिस्तानी लड़की कमाला खान की कहानी है, जिसे पता चलता है कि उसमें कुछ सुपर पावर्स हैं, और ये कि उन सुपर पावर्स का ताल्लुक उसकी पाकिस्तानी लीनिएज से है, कराची में रहने वाली उसकी नानी से है। समीना अहमद कमाला की नानी का कैरेक्टर कर रही हैं। एपिसोड 4 में जब कमाला कराची आती है तो उसी एपिसोड में उनका ज्यादातर काम है। अब समीना जी की परफॉर्मेंस के बारे में मैं क्या बात करूं, शी इज अ वेटरन फॉर अ रीजन। और फिर खास तौर पर इस तरह के दादी नानी वाले कैरेक्टर्स में तो वो PhD कर चुकी हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस शो में उन्हें अंग्रेजी डायलॉग्स बोलते सुनना एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था। Well, they're for you. You know, you liked them as a child. So I just kept them around just in case you came back. कहानी में आगे चलकर पता चलता है कि कमाला की सुपर पावर्स का ताल्लुक सिर्फ नानी से नहीं बल्कि नानी की भी अम्मी यानी कि कमाला की पर नानी से है, और वो पर नानी वाला कैरेक्टर महविश हयात ने प्ले किया है। बेसिकली इस शो में महविश हयात समीना अहमद की अम्मी प्ले कर रही हैं और फवाद खान उनके अब्बू हैं। जो भी इस कास्टिंग के लिए जिम्मेदार है, भाई बहुत आला पप्पी ले लूंगा तुम्हारी। This is my Ammi, Aisha, your great grandmother. कहानी कई साल पीछे पार्टीशन के दौर में जाती है, जहां महविश हयात और फवाद खान के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फवाद फ्रीडम फाइटर टाइप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, इनकलाबी हैं, अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ जलसे करते हैं, तंजीम चलाते हैं, जबकि महविश हयात एक मिस्टीरियस सी अजनबी लड़की है जिसके पीछे कुछ लोग लगे हैं और वो पनाह लेने फवाद खान के गाँव आती है। वहीं दोनों की मुलाकात होती है, प्यार होता है, शादी होती है और उनकी बेटी होती है समीना अहमद। आगे चलकर जब ये बात रिवील होती है कि महविश हयात किन लोगों से
और क्यों जान बचाकर भाग रही थी, तो उसी के साथ कमाला को मिलने वाली सुपर पावर्स का राज भी खुलता है। निम्रा बुच्चा इस शो की मेन विलन है, तो नेचुरली उनका स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा है। जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो सबकी ही मिड लेवल बेसिक जेनेरिक परफॉर्मेंस है, लेकिन इसमें इन एक्टर्स का नहीं, शो के मेकर्स का कसूर है। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि पाकिस्तानी एक्टर्स से कुछ अच्छा, कुछ मुश्किल, कुछ मेमोरेबल काम लिया जाए। फवाद और महविश इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहली बार साथ आ रहे हैं, कोशिश ही नहीं की गई कि कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ यादगार क्रिएट किया जाए। निम्रा बुच्चा मार्वल की यूनिवर्स में बतौर विलन इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो कोई ऑरा बनाया जाए, कोई एंट्री, कोई दहशत, कुछ दे उनको। कुछ नहीं किया गया। कुंफू पांडा फिल्म्स के विलन में ज्यादा पर्सनालिटी होती है इस शो के विलन के मुकाबले में। ओवरऑल भी अगर इस शो के बारे में बात करें तो इसका सबसे बड़ा फ्लॉ इसकी वीक जेनेरिक राइटिंग ही है। इतनी ज्यादा जेनेरिक राइटिंग है कि अगर आप वक्त निकालकर 1 मिनट के लिए सोच लेंगे कि कमाला की ये जो सुपर पावर है, इसे कहते क्या है क्या ये सुपर पावर, तो यकीनन आपके सर में दर्द ही होगा। पाकिस्तानी फैमिलीज का पार्टीशन, ट्रॉमा हो या जिन भूतों का जिक्र, सब कुछ बस ऐसे ही भर दिया गया है कि सब डाल दो, कुछ तो वर्क करेगा। बेसिकली इस शो में इन सारे पाकिस्तानी एक्टर्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्होंने एक मार्वल के शो में काम किया है। इसके आगे मार्वल ने कुछ करने ही नहीं दिया उन्हें, तो गरीब क्या करते। नंबर 6 गोज टू साजिद हसन इन बैत। रिसेंटली रिलीज हुई Amazon प्राइम की लिमिटेड सीरीज बैत में साजिद हसन हीरो के बाप का कैरेक्टर कर रहे थे। लंदन में रहने वाली पाकिस्तानी फैमिली दिखाई गई है और साजिद हसन इस फैमिली के हेड हैं। माइटी हार्ट तो बस खानापुरी थी, दरअसल ये है उनका हॉलीवुड डेब्यू। बावजूद इसके कि साजिद हसन कई बार पाकिस्तानी ड्रामों में हीरो हीरोइन के बाप बन चुके हैं, उनकी ये परफॉर्मेंस अलग से याद रह जाती है। इस शो की अनप्रेडिक्टेबल राइटिंग और साजिद हसन की पर्सनालिटी कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। इस तरह का अनहिंज्ड, अनफिल्टर्ड, बात बात पर गाली देने वाला छिचोरा लेकिन कूल बाप शायद ही किसी पाकिस्तानी ड्रामे में किया होगा उन्होंने। आपको तो टाइम ही नहीं मिलता होगा, जाहिर है, सफेद औरतों की पपियां लेते हुए। There was one scene in one film, he did pervert on his newsreader all day. इसने बाल सीधे कर लिए, मजा नहीं आता इसको। रिजवान अहमद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनिशियली उनके जहन में एक रिवायती सख्त पाकिस्तानी बाप का कैरेक्टर ही था, लेकिन फिर अपने ऑडिशन में साजिद हसन ने जिस तरह से उनसे बात की, उन्होंने ये कैरेक्टर साजिद हसन की पर्सनालिटी को जहन में रखते हुए दोबारा लिखा। Sajid Hassan, who's the dad, first thing I zoom him, I was sat there with my glasses, he goes, "How you doing, Riz? You look like a fucking nerd." I'm like, "Excuse me?" He goes, "Don't worry, I'll tone down my charisma and be the father of a nerd just for you." And I was like, this is the guy. We changed the whole character. Number 5, हुमायूं सईद इन द क्राउन। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब पाकिस्तानी एक्टर हुमायूं सईद नेटफ्लिक्स के शो द क्राउन में डॉक्टर हसनात के कैरेक्टर में नजर आए थे। मेरी राय में ये हुमायूं सईद के एक्टिंग करियर की एक बहुत ही खास अपीयरेंस है और इस पर जितनी बात होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। एटलीस्ट उस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होती जिस वजह से होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कास्टिंग चॉइस बहुत बढ़िया है कि असल डॉक्टर हसनात एक पाकिस्तानी हैं और उनका कैरेक्टर करने के लिए हुमायूं सईद जैसे पाकिस्तानी एक्टर को कास्ट किया गया। परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे लगता है ये अब तक की हुमायूं सईद के करियर की सबसे प्योर परफॉर्मेंस है, एक्सेप्ट मेरे पास तुम हो ऑफ कोर्स। मुमकिन है आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें बायस्ड या जज्बाती लग रही हों, लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों का शूटिंग शेड्यूल और खासकर हीरो का शेड्यूल बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। बड़े से बड़ा पाकिस्तानी हीरो भी ऑन एन एवरेज दिन के 10 सीन शूट करवाता है। दिन के 10 सीन मतलब आधी प्योरिटी तो इस प्लानिंग में ही मारी गई। कोई कितना ही कमाल एक्टर क्यों ना हो, पॉसिबल ही नहीं है एक दिन में इतने सीन्स के साथ इंसाफ करना। ऊपर से हुमायूं सईद जैसे पाकिस्तानी एक्टर्स जो खुद प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, वो एक एडिड प्रेशर में काम कर रहे होते हैं। इस शो में द क्राउन में उनकी परफॉर्मेंस उन सारे एडिड प्रेशर से आजाद नजर आती है। एक ईज और सुकून है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, डायलॉग डिलीवरी में। यूं तो वो हमेशा ही मिनिमलिस्ट एक्टिंग करते हैं, अपने जेस्चर्स, एक्सप्रेशन सब जरा हल्की आंच पर रखते हैं और इसी वजह से अक्सर तनकीद का शिकार भी होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही निकल कर आया है उनका ये मिनिमलिस्ट अंदाज। नजर आता है कि लिमिटेड काम है, लिमिटेड सीन्स हैं, तो वो आराम से होटल से पूरी तैयारी करके सेट पर आए हैं। नजर आता है कि ये हुमायूं सईद द सुपरस्टार की नहीं, हुमायूं सईद सपोर्टिंग एक्टर की परफॉर्मेंस है। वो सपोर्टिंग एक्टर जिसके पास लिमिटेड स्क्रीन टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में वो मैक्सिमम इम्पैक्ट छोड़ना चाहता है। ये हुमायूं सईद कैरेक्टर के लिए वजन बढ़ाने के लिए भी मान जाता है, ऐसा आउटडेटेड चंपू हेयर स्टाइल और मूछें भी रखने के लिए मान जाता है, ऐसे कपड़े पहनने के लिए भी मान जाता है। उसे कोई
परवाह नहीं है कि उसे हीरो की तरह नहीं एक कैरेक्टर की तरह शूट किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस है। और जिस तरह से रिसेंटली लोग बात बात पर उन्हें उम्र का ताना देने लगे हैं, मुझे नहीं लगता इन नियर फ्यूचर हुमायूं सईद ऐसा कोई भी कैरेक्टर करने वाले हैं जो उनकी बढ़ती हुई उम्र को हाईलाइट करे या किसी भी तरह दोबारा कॉन्वर्सेशन में ले आए। I don't understand what you see in me. I'm a totally average, socially inept, Slightly overweight workaholic, doctor. नंबर 4, महानूर बलोच इन टॉन। मुमकिन है आप में से ज्यादातर लोग पहली बार इस फिल्म के बारे में सुन रहे हों और ये बात भी पहली बार जान रहे हों कि महानूर बलोच ने कोई इंटरनेशनल फिल्म भी की है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये एक स्मॉल बजट इंडी फिल्म है। इस तरह की फिल्म्स का मार्केटिंग बजट तकरीबन ना के बराबर होता है। पाकिस्तान छोड़ो अमेरिका में भी मुश्किल से ही किसी को पता होगा कि ऐसी कोई फिल्म रिलीज हो रही है। ये जालिम इतनी नीश फिल्म है कि इंटरनेट के चोर बाजार टॉरेंट पर भी अवेलेबल नहीं थी। महानूर बलोच इस फिल्म में अमेरिका में रहने वाली एक पाकिस्तानी माँ का कैरेक्टर कर रही हैं जिनका अकलौता बच्चा एक मॉल में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जाता है। इस कैरेक्टर के लिए महानूर बलोच से जो रिक्वायर्ड था उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा काम है उनका। वो असल जिंदगी में भी एक ग्लोबल पाकिस्तानी है। मुल्क से बाहर रहने का अच्छा खासा तजुर्बा है उन्हें। पाकिस्तानी ड्रामों में उन्हें जो अपना ग्लोबल एक्सपोजर छुपाना पड़ता था या ये कहने के टोन डाउन करना पड़ता था, वो यहाँ उनके लिए एक एडवांटेज साबित हुआ। अंग्रेजी एक्सेंट, वेस्टर्न कपड़े, वहाँ के तौर तरीके, सब कुछ बहुत नेचुरल लगा उन पर। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा उन्हें ये दिखाने के लिए कि वो सालों से अमेरिका में रह रही हैं। ये फिल्म उन्हें बतौर एक्टर भी सीरियस लेती है, उन्हें मुश्किल, ड्रामेटिक, इंटेंस मोमेंट्स में ढकेलती है और महानूर बलोच अच्छा खासा मैनेज करती हैं। Did my husband let you in? Why are you in my house? Ma'am, you can't go in there right now. Mrs. Munsif, please wait downstairs. You have no right to be here. ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं देती, लेकिन कुछ बुरा, कुछ क्रिंज या बोरिंग भी नहीं करती। रिस्पेक्ट भी पूरी देती है ये फिल्म उन्हें। देखा जाए तो एक तरह से वही हीरो हैं इस फिल्म की। सबसे ज्यादा सीन्स उनके हैं, फिल्म का फोकस वही है। अच्छा, अगर स्ट्रिक्टली इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो और कोई पाकिस्तानी फीमेल एक्टर नहीं है जिसे इतने तरीके से किसी वेस्टर्न प्रोजेक्ट ने इस तरह प्रेजेंट किया गया हो। हाँ, ठीक है कि ये स्मॉल बजट फिल्म है, लेकिन स्मॉल बजट होना कोई गाली तो नहीं है ना। हाँ, जरा सीरियस और ड्राई फिल्म जरूर है, लेकिन बुरी नहीं है। मुश्किल मुद्दा उठाती है ये फिल्म और उस पर खासा खुलकर बात करती है। इंटरेस्टिंग एंगल पेश करती है। कहानी में, कैरेक्टर्स में, डायरेक्शन में दम है, कचरा नहीं है। मजे की बात है कि उसी साल 2013 में महानूर बलोच एक पाकिस्तानी फिल्म में भी नजर आई थी, मैं हूं शाहिद आफरीदी। ये उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म थी और टॉन उनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म है। अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी फिल्म में वो सिर्फ ग्लैमर के लिए थी, जबकि वेस्टर्न फिल्म में वो प्रॉपर कैरेक्टर कर रही थी। तकलीफ दे बात है कि इन दो फिल्म्स के बाद महानूर बलोच ने आज तक दोबारा कभी कोई फीचर फिल्म की ही नहीं। But I don't want to do stuff के जी आए बेटा पानी पी लो या खाना। I don't want to do that, so I don't do it. नंबर 3, आहद रज़ा मीर इन सीजन 2 ऑफ वर्ल्ड ऑन फायर। ये बात तो तकरीबन सभी जानते हैं कि आहद रज़ा मीर ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज नेटफ्लिक्स की सीरीज रेजिडेंट इविल से किया था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके एक साल बाद BBC की सीरीज वर्ल्ड ऑन फायर के सीजन 2 में आहद रज़ा मीर ने ये कैरेक्टर भी किया था। ऑन पेपर तो रेजिडेंट इविल एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। मेन कैरेक्टर था, भरपूर स्क्रीन टाइम था, एक्शन, थ्रिल, रोमांस सब कुछ था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट इतना फॉरगेटेबल था कि इससे आहद को वो फायदा नहीं हो पाया, वो माइलेज नहीं मिल पाई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं भी बैठकर ये सीरीज देखूं, एटलीस्ट कुछ एपिसोड्स तो देखूं, लेकिन सच बात है कि कुछ सीन्स के बाद ही मेरा सब्र जवाब दे गया। लेकिन जब मुझे वर्ल्ड ऑन फायर में आहद रज़ा मीर के कैरेक्टर का पता लगा और मैंने उनकी खातिर कुछ सीन्स के लिए ये शो देखने की कोशिश की, तो यकीन जानिए पूरा सीजन 2 देखकर उठाऊं मैं। ये शो भी बहुत अच्छा है और इसमें आहद की एक्टिंग, उनका कैरेक्टर, उनके डायलॉग्स, ओवरऑल उनके लिए ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप पर बेस्ड इस शो में आहद रज़ा मीर एक ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर लेफ्टिनेंट रजीब पाल का कैरेक्टर कर रहे हैं। वो हिंदुस्तानी फौजी जिन्हें दूसरी जंग अजीम में ब्रिटिशर्स की तरफ से जर्मन से लड़ना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त अंग्रेजों का राज था। Welcome to the British Indian Army. साइमल्टेनियसली 4-5 स्टोरी लाइन्स चल रही हैं इस शो में, जिनमें से एक ट्रैक आहद का भी है। वो मिस्र, लेबनान, नॉर्थ अफ्रीका के रेगिस्तान में हिंदुस्तानी फौजियों पर मबनी सेपर्स की टीम को लीड कर रहे हैं। सेपर्स माने वो टीम जो कि कॉम्बैट इंजीनियर्स होते हैं। उनकी टीम का स्पेशल टास्क है कि रेगिस्तान में जहां जहां इटालियंस ने माइंस प्लांट किए हुए हैं उन्हें ढूंढ कर डिस्पोज ऑफ करे, ताकि जब ब्रिटिश आर्मी उस रूट से गुजरे तो उन्हें रास्ता क्लियर मिले। रजीब पाल के कैरेक्टर के थ्रू ये शो खास उस मुद्दे पर
चोट करता है कि अंग्रेज फौज में हिंदुस्तानी फौजियों को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता था। But it's amazing what you can get the lower classes to do for 3 square meals and a little bit of money to send home. Eh? डेंजरस सिचुएशंस में कैसे उन्हें मरने के लिए आगे भेज दिया जाता था, जैसे उनकी जान की कोई अहमियत ही नहीं है। The value of a life is the value of a life. It's the value of a life. कैसे उन्हें बिना प्रॉपर सेफ्टी गियर बॉम्ब डिस्पोज ऑफ करने भेज दिया जाता था। अगर बच गए तो ठीक, और अगर मर गए तो भी कोई बात नहीं, कम से कम फौज के लिए रास्ता तो क्लियर होगा। आराम से सदीक, आराम से। एक ब्रिटिश प्रोडक्शन का इस मुद्दे पर बात करना, खुद अपनी तारीख के वो गड़े मुर्दे उखाड़ कर पेश करना जो उन्हें जालिम और हमें मजलूम दिखाती है, और फिर एक मेन स्ट्रीम टैलेंटेड स्टार पाकिस्तानी एक्टर को इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कास्ट करना कोई मामूली खबर नहीं है। बड़ी शर्म की बात है कि आहत के इस प्रोजेक्ट के बारे में पाकिस्तान में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। आहत की इस तरह की चॉइसेस से पता चलता है कि अपने कंटेम्प्रेरीज के मुकाबले में वो कितने ज्यादा सीरियस हैं एक्टिंग के मामले में। ये एक बहुत ही ख्वारी वाला सपोर्टिंग कैरेक्टर था। रेगिस्तान में गर्मी में धूल मिट्टी में शूट है, कोई ग्लैमर नहीं, कोई लड़की नहीं साथ में, चाहे तो वो भी दूसरे पाकिस्तानी हीरोज की तरह साल के 4 पाकिस्तानी ड्रामे कर सकते हैं। यहाँ उन्हें किसी प्रोटोकॉल की कमी नहीं होगी, हर ड्रामे में वही हीरो होंगे और हर शूट घर और दफ्तर के अंदर होगी। लेकिन ये सारी सहूलतें छोड़कर उनका एक्टिवली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट सीख करना और इन कैरेक्टर्स को पूरी डेडिकेशन से, पूरी ईमानदारी से करना, यही बताता है कि उन्हें कितनी भूख है अच्छी फिल्म मेकिंग, अच्छी कहानियों और अच्छे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने की। नंबर 2, जमाल शाह एंड तलत हुसैन इन ट्रैफिक। 1989 में रिलीज हुई चैनल 4 की इस सीरीज का मुद्दा ये था कि कैसे पाकिस्तान से होने वाली ड्रग स्मगलिंग दुनिया भर में और खास तौर पर बरतानिया यानी कि इंग्लैंड में बढ़ती हुई हीरोइन एडिक्ट्स की वजह बन रही है। तलत हुसैन पाकिस्तानी ड्रग लॉर्ड स्मगलर तारिक भट्ट का कैरेक्टर कर रहे हैं, जबकि जमाल शाह पहाड़ी इलाकों में रहने वाले एक किसान मजदूर फजल का कैरेक्टर कर रहे हैं। I can't feed my family, but there's more aid money coming from America and Britain. वो एक तरह से इस शो के हीरो हैं और तलत हुसैन विलन। एक तरह से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रियलिस्टिक ग्राउंडेड गैंगस्टर ड्रामा है, टिपिकल हीरो विलन वाली फिल्मी ट्रीटमेंट नहीं है। These are brand new, never been used. Look, FLNs, Kalashnikovs. There's everything you could want. Go on, try it out. इनके अलावा एक पूरी फौज है पाकिस्तानी एक्टर्स की जो स्मॉल सपोर्टिंग रोल्स में या कैमियो अपीयरेंसेस में नजर आते हैं इस शो में। राहत काज़मी कुछ सीन्स के लिए एक करप्ट मिनिस्टर के कैरेक्टर में नजर आते हैं। इसको बोलो मेरे गांव जरूर आवे। बिल्कुल नहीं आएगा, बंद करो। लतीफ कपाड़िया एक करप्ट जज के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। You are very inexperienced, Romana. You don't understand how things work. The legal process takes time. Doing nothing seems to take the longest time of all. बहरोज सब्जवारी कुछ सीन्स के लिए एक मेहनत कश गैरतमंद पठान मजदूर के कैरेक्टर में नजर आते हैं। शकील एक बड़े इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल फिगर के कैरेक्टर में नजर आते हैं। Pakistan is a desperately poor country and the West asks a lot from us. और भी ऐसे बहुत से छोटे छोटे सरप्राइजेस से भरी पड़ी है ये सीरीज। दरअसल ये उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत जो कि इंटरेस्टिंगली जियाउल हक की हुकूमत थी, उसके पूरे सपोर्ट के साथ यहाँ शूट की गई है। तो जितना भी लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज थी, वो इस शो के मेकर्स को पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अवेलेबल किया जा रहा था। हालांकि मैं इस शो की पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। जिस तरह से ये शो अंग्रेजों को पाकिस्तानी करप्ट निजाम का विक्टिम बनाती है, काफी मजायका खेज बात लगती है। I mean, look who's talking। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि अगर मुमकिन हो तो आप ये शो जरूर देखें। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मिल जाएगा। गैंगस्टर ड्रामास तो इंटरनेट पर और बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या पाकिस्तानी फिल्म्स में, शोज में, पाकिस्तानी एक्टर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस तरह का इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना हुआ, जिसमें इन पाकिस्तानी एक्टर्स को इस तरह प्रेजेंट किया गया हो, इस तरह यूटिलाइज किया गया हो, ऐसा और कोई शो नहीं मिलेगा। तुम्हारे दिल में इस्लामी तालीमात का कुछ एहतराम है और न तुम्हें मेरी इज्जत का कुछ ख्याल है। जब तक तुम्हारी पिटाई नहीं होगी और तुम्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, तुम ठीक नहीं हो सकते। Get out!
पाकिस्तान, इंग्लैंड और जर्मनी तीनों मुल्कों में साइमल्टेनियसली कहानी चल रही है और जिस तरह इन सारी कहानियों को जोड़ा गया है देखकर मजा आ जाएगा आपको। जहां तक तलत हुसैन और जमाल शाह का ताल्लुक है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने और कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नहीं किया। ट्रैफिक से कई साल पहले तलत हुसैन एक ब्रिटिश शो गैंगस्टर के एक एपिसोड में एक छोटी सी कैमियो अपीयरेंस में नजर आए थे। Can I shoot? Not swallow. No more injections ever. जमाल शाह ट्रैफिक के बाद एक इंटरनेशनल फिल्म K2 में नजर आए थे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ट्रैफिक ही इन दोनों के एक्टिंग पोर्टफोलियो का सबसे ढंग का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। नंबर 1, जिया मोइनुद्दीन। पाकिस्तानी एक्टर्स को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करने में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन जिया मोइनुद्दीन साहब का है उसकी दूसरी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। Then when you are ready to go, hit her on the shoulder and say hut hut hut. Hut hut hut. जिया साहब को ये एजाज हासिल है कि वो पहले पाकिस्तानी एक्टर हैं जिन्होंने किसी मेन स्ट्रीम हॉलीवुड फिल्म में काम किया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के पहले इंटरनेशनल एक्टर हैं। उनके करियर के साथ एक अजीब सी बात ये भी जुड़ी है कि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म या ड्रामाज में उतनी एक्टिंग नहीं की जितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किए। नहीं अम्मी जान, ऐसा नहीं हो सकता। मगर क्यों? जरा सोचिए तो सही, कहाँ सायमा कहाँ मैं, ये जुल्म होगा। आज भी जब उनका जिक्र होता है तो एक्टिंग के हवाले से उनके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स गिनवाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में उनकी होस्टिंग, उर्दू रिसाइटेशन और नापा के फाउंडर होने के हवाले से बात की जाती है। लंदन की रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से ग्रेजुएट थे जिया साहब। लंदन के थिएटर सीन में काफी इन थे, शेक्सपियर के डाई हार्ट फैन थे। हो सकता है वहाँ की सेंसिबिलिटीज ज्यादा सूट करती हों उन्हें, या फिर ये भी हो सकता है कि चंद एक को छोड़कर ज्यादातर पाकिस्तानी डायरेक्टर्स से बिल्कुल भी मिजाज न मिलता हो जिया साहब का। वैसे भी तबीयत से जरा अंग्रेज जरा गोरे ही थे जिया साहब। जिया साहब के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि बाकी एक्टर्स की तरह किसी एक या दो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस पर तो बात नहीं की जा सकती। ओवरऑल एक जायजा लें तो उनके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स दो हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं। एक तरफ लॉरेंस ऑफ अरेबिया, खारतूम, सेमी गोइंग साउथ और डेडलियर देन नेल जैसी बिग बजट फिल्म्स थी जिनमें वो ज्यादातर गेस्ट अपीयरेंस में नजर आते थे। 2 या 4 सीन से ज्यादा नहीं होते थे उनके। अक्सर उनका कैरेक्टर मार दिया जाता था। जबकि दूसरी तरफ सेलर फ्रॉम जिब्राल्टर और बॉम्बे टॉकीज जैसी स्मॉल बजट इंडी फिल्म थी जहां उन्हें मेजर सपोर्ट और लीड कैरेक्टर्स मिला करते थे। खारतूम में जुबैर पाशा और बॉम्बे टॉकीज में हरी का कैरेक्टर मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से है। दोनों जले कड़े कड़वे कैरेक्टर्स हैं। जचते थे जिया साहब पर ऐसे कैरेक्टर्स। Well, it was a book before it was a film. There are books as well as films. People write them, you know? Right? वैसे आपस की बात है, अहद रजा मीर पर भी ऐसे जले भुने कड़वे कैरेक्टर्स काफी जचते हैं। फिल्म्स के साथ साथ उन्होंने बहुत से इंग्लिश टीवी शोज में भी काम किया और तकरीबन हर तरह का कैरेक्टर किया। बीबीसी की प्रोडक्शन द ज्यूल इन द क्राउन में उनका मोहम्मद अली कासिम का कैरेक्टर, गैंगस्टर्स के सीजन 2 में उनका इकबाल खान का कैरेक्टर और बीबीसी की टेलीफिल्म पैसेज टू इंडिया में उनका डॉक्टर अजीज का कैरेक्टर टीवी पर उनकी मेजर अचीवमेंट्स में शुमार किया जाता है। You do not like our food and our customs. We try to like yours, but well, in any event, you think us backward. इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये भी है कि पैसेज टू इंडिया जब लंदन में थिएटर पर परफॉर्म किया जा रहा था तब उसमें भी जिया साहब ने ही डॉक्टर अजीज का कैरेक्टर किया था और यही वो परफॉर्मेंस थी जिसे देखकर डेविड लीन ने उन्हें उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया ऑफर की थी। और भी ऐसे बहुत से शोज हैं जिनमें जिया साहब गेस्ट एक्टर के तौर पर एक एपिसोड के लिए या चंद सीन्स के लिए नजर आए। इनमें से ज्यादातर शोज वो होते थे जिनके हर एपिसोड में कोई नया केस, कोई नया एडवेंचर होता था, जिसकी वजह से हर एपिसोड में एक नए स्टार एक्टर या ये कह लें एक नए अच्छे तगड़े एक्टर की जरूरत होती थी। You see, gentlemen, pressure alone is not enough. It is too noisy, too slow. It is the sudden sideways twist that breaks the neck. इस वीडियो की रिसर्च के दौरान जिया साहब के ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स मेरी नज़र से गुजरे हैं जिन्हें देखकर मेरी ये गलत फहमी तो दूर हुई कि मैंने जिया साहब का काम देखा है। साथ इस बात का एहसास भी काटने को दौड़ा
कि हम पाकिस्तानी अपने फनकारों को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हैरत है कि उनके इस कदर रिच एक्टिंग करियर के बारे में खुद उन्हीं के मुल्क में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया से शुरू होकर इमैक्यूलेट कंसेप्शन पर खत्म हो जाती है हमारे जहनों में उनकी फिल्मोग्राफी। सो मच सो कि उनके इंतकाल पर सारे मेजर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने भी उन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया एक्टर कहकर मुखातिब किया। अब इससे तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स थी उनकी। लॉरेंस ऑफ अरेबिया तो बस एक शुरुआत थी, एक छोटी सी अपीयरेंस थी। इसके आगे तो बहुत काम किया उन्होंने। अपने पराए भी जालिम ही मिले उन्हें। याद रहे कि इंटरनेशनल एक्टिंग करियर के साथ जिया साहब ने पीटीवी पर जिया मोहिउद्दीन शो होस्ट करना शुरू किया। इसके अलावा और भी बहुत से शोज पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के लिए जिया साहब ने उस दौर में होस्ट किए। Which Pakistani batsman scored more than 1,000 runs in World Cup cricket? हाँ, यकीनन ये सब एक साथ एक सांस में शूट नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर गौर करें तो जिया साहब के बहुत से इंटरनेशनल एक्टिंग प्रोजेक्ट्स और लोकल होस्टिंग प्रोजेक्ट्स की शूट की रिकॉर्डिंग की टाइमलाइन कई जगह ओवरलैप करती है। इस बात को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि जिया साहब उस दौर में एक डुअल आइडेंटिटी जी रहे थे। मुल्क से बाहर वो एक्टर थे और मुल्क के अंदर होस्ट। बड़ी कोई सुपर हीरो लाइफ जी रहे थे वो। उस दौर में 1960, 70, 80, 90 की दिहाई में जिया साहब किस तरह ये सब मैनेज कर रहे थे, इसका जवाब या तो वो दे सकते हैं या खुदा दे सकता है। मैं फिलहाल आपको बस इतना ही वादा दे सकता हूं कि अगर जिंदगी ने वफा की तो जिया साहब के इंटरनेशनल एक्टिंग प्रोजेक्ट्स पर एक डिटेल वीडियो सूनर और लेटर इस चैनल पर जरूर अपलोड करूंगा। अगर आप गौर करें तो जिया साहब की पर्सनालिटी और उनका करियर इतना यूनिक है कि दुनिया की तारीख में शायद ही कोई उन जैसा मिलेगा आपको। शायद ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो मुल्क से बाहर सिर्फ एक्टिंग करता था और मुल्क के अंदर सिर्फ होस्टिंग। रोज रोज न ऐसी पर्सनालिटीज पैदा होती हैं, ना ही किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं। जिया मोहिउद्दीन was truly one of its kind. As I told you before, Mr. Hadley, this is a free country. Yeah, for the Greeks or for the tourists as well. For all those who observe our laws